धोलेरा ये नाम आजकल काफी सुनाई दे रहा है। भारत का एक बेहद महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा। आज हम हमारे पास जो भी स्रोत हैं उनके जरिए इस पर एक गहरी नजर डालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जमीन पर क्या हो रहा है असल में। देखेंगे कि भाई कौन सी बड़ी कंपनियां यहाँ पैसा लगा रही हैं, दुनिया के कौन से देश इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, और सबसे जरूरी, इन स्रोतों के आधार पर इस नए शहर का भविष्य कैसा दिख रहा है। क्या ये उम्मीदों पर खरा उतरेगा या यहाँ चुनौतियां ज्यादा हैं? चलिए इन स्रोतों को जरा खंगालते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये पड़ताल पूरी तरह से हमें जो दस्तावेज या लेख या नोट्स मिले हैं उन पर ही आधारित है। हमारा मकसद यही है कि इन अलग अलग जानकारियों से जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, जो रुझान दिख रहे हैं, उन्हें निकालकर सामने रखें, ताकि धोलेरा की एक साफ और कह सकते हैं संतुलित तस्वीर बन सके। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल से। कौन हैं वो बड़े खिलाड़ी, वो बड़े नाम जो धोलेरा के मैदान में उतर चुके हैं या फिर उतरने की तैयारी में हैं? स्रोतों में तो कुछ बहुत बड़े नाम दिख रहे हैं, खासकर एक जो शायद सबसे ज्यादा चर्चा में है। हाँ बिल्कुल, वो नाम है टाटा ग्रुप। और उसमें भी अगर खास तौर पर देखें तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। जानकारी ये बताती है कि उन्होंने धोलेरा में एक बहुत बड़ी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री, जिसे आमतौर पर फैब कहते हैं, और उससे जुड़ी दूसरी यूनिट्स लगाने का ऐलान किया है। सेमीकंडक्टर फैब धुलेरा में? हाँ, और इसमें करीब 91,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश शामिल है। ये सिर्फ फैब नहीं है, इसमें OSAT यानी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट, ये सब गतिविधियां भी होंगी। 91,000 करोड़, ये आंकड़ा ही अपने आप में दिखाता है कि ये कितना बड़ा दाव है। इसे सिर्फ एक फैक्ट्री लगाने से कहीं ज्यादा देखना चाहिए शायद। मतलब भारत को चिप मैन्युफैक्चरिंग के नक्शे पर लाने की एक बड़ी कोशिश। एकदम सही, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये भारत की जो सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षाएं हैं ना, उनके लिहाज से एक मील का पत्थर माना जा रहा है इसको। और टाटा का योगदान सिर्फ यहीं तक नहीं है, जैसा कि स्रोतों से पता चलता है। हाँ, मैंने भी देखा कि रिन्यूएबल एनर्जी का भी जिक्र है। टाटा पावर की क्या भूमिका है यहाँ? क्योंकि ये जो सेमीकंडक्टर फैब्स होती हैं, ये तो भाई बहुत ज्यादा बिजली इस्तेमाल करती हैं। तो क्या स्रोत बताते हैं कि ये ऊर्जा सप्लाई काफी होगी? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाया आपने। देखिए, जानकारी ये बताती है कि टाटा पावर ने धौलीरा में बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। एक 300 मेगावाट का प्रोजेक्ट तो चालू भी हो चुका है। ये इस इलाके को स्थायी और हरित ऊर्जा मुहैया कराता है। 300 मेगावाट। और जहां तक आपकी बात है कि क्या ये काफी होगा, देखिए, स्रोत ये जरूर इशारा करते हैं कि इतनी ऊर्जा गहन इंडस्ट्री के लिए लगातार और भरोसेमंद बिजली सप्लाई पहली जरूरत है। और ये सोलर प्रोजेक्ट्स उसी दिशा में एक अहम कदम है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर के लिए, स्थिर और साफ ऊर्जा मिलना वो उसे आकर्षक बनाने का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सही है। अच्छा, टाटा के अलावा एक और बड़े भारतीय ग्रुप का नाम भी उछला था बीच में, वेदांता। फॉक्सकॉन के साथ उनकी वो साझेदारी की खबरें थी, उसने धोलेरा को काफी सुर्खियों में ला दिया था। अब स्रोतों के हिसाब से उनका क्या स्टेटस है, क्या सीन है वहां? हाँ, वेदांता। देखिए, स्रोतों के मुताबिक वेदांता ने शुरुआत में ताइवानी दिग्गज फॉक्सकॉन के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के लिए धोलेरा को ही चुना था, और वो उस वक्त की एक बहुत बड़ी घोषणा थी। यकीनन उसने धोलेरा पर सबका ध्यान खींचा था। हाँ हाँ, बिल्कुल। से हाथ खींच लिए तो स्थिति में बदलाव आया। वेदांता अब खबरों के अनुसार दूसरे पार्टनर्स के साथ आगे बढ़ने की योजना बना रहा है। अच्छा, तो वो डील फाइनल नहीं हुई? हाँ, ये वाकया अपने आप में एक कह सकते हैं केस स्टडी है। दिखाता है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में चीजें कितनी बदल सकती हैं, और शुरुआती घोषणाओं पर पूरी तरह निर्भर रहना ठीक नहीं होता। इसने धोलेरा को सुर्खियों में तो लाया, पर साथ ही ऐसे बड़े निवेशों से जुड़े जोखिम भी सामने रख दिए। ये दिलचस्प है। मतलब सिर्फ बड़ी भारतीय कंपनियां ही नहीं आ रही, बल्कि कोशिश ये है कि एक पूरा ग्लोबल इकोसिस्टम बने। ये सिर्फ फैक्ट्री लगाने जैसा नहीं है, बल्कि उसके आसपास की जो पूरी जरूरतें हैं उनको पूरा करने जैसा है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। सिर्फ फैक्ट्री खड़ी कर देने से काम नहीं चलता, उसे चलाने के लिए आप कह सकते हैं पूरा ताना बाना चाहिए होता है। उदाहरण के लिए देखिए, जापान की टोक्यो इलेक्ट्रॉन, ये कंपनी सेमीकंडक्टर बनाने वाली मशीनें और उससे जुड़ी सेवाएं देती है। अच्छा, मशीनें बनाने वाली कंपनी? हाँ, बहुत अहम है ये।
स्रोतों के अनुसार उन्होंने धौलेरा में अपना ऑफिस या ऑपरेशन सपोर्ट सेंटर स्थापित करने की योजना बताई है। इसका सीधा मतलब ये है कि जो कंपनियां यहाँ चिप्स बनाएंगी, जैसे टाटा, उन्हें जरूरी मशीनें, उनके पुर्जे, उनकी देखरेख, ये सब एक्सपर्टीज वो स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेगी। ये बहुत अहम बात है। हाँ, ये तो लॉजिकल है। बिल्कुल। इसी तरह जर्मनी के मर्क जैसी कंपनियां हैं। ये वो कंपनियां हैं जो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए बेहद जरूरी खास किस्म के केमिकल सप्लाई करती हैं। उनसे भी बातचीत चलने का जिक्र स्रोतों में मिलता है। ये सब दिखाता है कि सिर्फ चिप बनाने वाले ही नहीं, बल्कि उनकी पूरी सप्लाई चेन, विदेशी सप्लायर्स, टेक्नोलॉजी पार्टनर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, वो सब इस इकोसिस्टम का हिस्सा बनने की संभावना देख रहे हैं। और जब इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी, हजारों लोग काम करेंगे, तो उनके रहने सहने का इंतजाम भी तो चाहिए होगा। रियल एस्टेट सेक्टर में क्या हलचल दिख रही है स्रोतों में? कुछ नाम सामने आ रहे हैं? हाँ, ये तो स्वाभाविक है। जब औद्योगिक विकास होता है तो उसके साथ साथ शहरी विकास भी होता ही है। स्रोतों में महिंद्रा लाइफ स्पेसेस जैसे रियल एस्टेट के बड़े और स्थापित नाम का जिक्र है कि वो यहाँ प्रोजेक्ट्स में रुचि दिखा रहे हैं। महिंद्रा का नाम है? अच्छा। हाँ, अडानी और टाटा से जुड़े निवेशों की भी बात है। हालांकि उनका ज्यादा ध्यान शायद औद्योगिक जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो सकता है। इनके अलावा कई स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के रियल एस्टेट डेवलपर्स भी सक्रिय हो गए हैं। वो आवासीय मतलब रेजिडेंशियल और कमर्शियल यानी दुकानें, ऑफिस स्पेस, इस तरह के प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। टाउनशिप्स, अपार्टमेंट्स, विलाज, ऐसी योजनाएं सामने आ रही हैं। ये इस बात का साफ संकेत है कि भविष्य में यहाँ एक बड़ी आबादी के आकर बसने की उम्मीद की जा रही है। वो लोग जो इन फैक्ट्रियों में काम करेंगे या उनसे जुड़ी सेवाओं में रोजगार पाएंगे। आपने कई बार विदेशी कंपनियों और पार्टनर्स का जिक्र किया। क्या हम थोड़ा और खोलकर समझ सकते हैं कि कौन-कौन से देशों की कंपनियां या शायद सरकारें यहाँ खास दिलचस्पी दिखा रही हैं? इससे अंदाजा लगेगा कि ये प्रोजेक्ट कितना ग्लोबल बन रहा है असल में। कि ये सिर्फ भारत का कोई अंदरूनी मामला नहीं है। जैसे ताइवान, सेमीकंडक्टर की दुनिया में तो ताइवान का दबदबा है, हम सब जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन यानी पीएसएमसी जैसी ताइवानी कंपनियों के साथ साझेदारी की बात है। खासतौर पर जो टाटा का इतना महत्वाकांक्षी फैब प्रोजेक्ट है, उसमें ताइवानी टेक्नोलॉजी पार्टनर्स की भूमिका बहुत अहम मानी जा रही है। उनकी जो तकनीकी महारत है वो भारत के लिए इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी हो सकती है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात होगी। बिल्कुल। फिर है जापान, जैसा हमने पहले बात की, टोक्यो इलेक्ट्रॉन जैसी कंपनियां जो सेमीकंडक्टर बनाने की बहुत कॉम्प्लेक्स मशीनें बनाती हैं, वो यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। और वो सिर्फ मशीनें बेच नहीं रही हैं, बल्कि सेवाओं के स्थानीयकरण मतलब लोकलाइजेशन पर भी काम कर रही हैं। यानी यहीं से इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और सपोर्ट देना, ये यहाँ बनने वाले फैब्स के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। सही है, सपोर्ट सिस्टम की जरूरी है। हाँ जी। फिर जर्मनी और यूरोप का जिक्र आता है। जर्मनी की मर्क जैसी कंपनियां जो हाई प्योरिटी केमिकल्स बनाने में माहिर हैं और सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए अनिवार्य हैं, वो भी सप्लाई चेन का हिस्सा बनने में रुचि दिखा रही हैं। संभव है कि यूरोपियन यूनियन के और देशों की कंपनियां भी इस इकोसिस्टम से जुड़े, खासकर शायद ऑटोमोटिव चिप्स या स्पेशलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। अच्छा। और इनके अलावा बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसीज, अमेरिका, ताइवान, जापान, यूरोप, इन सभी जगहों से कई तरह की कंपनियां रुचि दिखा रही हैं। इनमें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां हैं, ओएसएट की सेवाएं देने वाली इकाइयां हैं और सेमीकंडक्टर बनाने के उपकरण सप्लाई करने वाली कंपनियां शामिल हैं। इनकी दिलचस्पी की एक बड़ी वजह ये भी है कि भारत सरकार अब बहुत सक्रिय रूप से देश में एक मजबूत चिप इकोसिस्टम बनाने पर जोर दे रही है और ये वैश्विक कंपनियां इस उभरते हुए बड़े बाजार में अपनी जगह बनाना चाहती हैं। तो ये साफ है कि ये सिर्फ एक दो कंपनियों या देशों की कहानी नहीं है। भारत कोशिश कर रहा है कि धुलेरा में एक पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन का केंद्र बने, खासकर सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। ये दुनिया के सेमीकंडक्टर नक्शे पर अपनी जगह बनाने की एक बड़ी और कह सकते हैं साहसिक कोशिश है, और धुलेरा इसका एक प्रमुख चेहरा बन सकता है। हाँ, बिल्कुल। लक्ष्य सिर्फ एक फैक्ट्री लगाना नहीं है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना है, जहां चिप डिजाइन से लेकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग, फिर असेंबली और टेस्टिंग और उसे सपोर्ट करने वाली पूरी सप्लाई चेन, सब कुछ एक ही भौगोलिक क्षेत्र में या उसके आसपास केंद्रित हो। ये एक बहुत बड़ा विजन है। बिल्कुल। अब आते हैं सवाल पर जो शायद सबके मन में होगा। इतना सब कुछ सुनने के बाद धुलेरा का भविष्य आखिर दिखता कैसा है?
स्रोतों में उम्मीदें क्या हैं और जमीनी हकीकत या चेतावनियां क्या हो सकती हैं? क्या सकारात्मक पहलू ज्यादा मजबूत दिखते हैं या जोखिम भरे बादल ज्यादा घने हैं? देखिए, स्रोतों को जब हम खंगालते हैं तो दोनों ही पहलू उभर कर सामने आते हैं और एक संतुलित नजरिया बनाने के लिए दोनों को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम सकारात्मक पक्ष यानी उम्मीदों की बात करें तो स्रोत कई बड़ी संभावनाओं की ओर इशारा करते हैं। पहला और सबसे बड़ा तो यही कि धोलेरा भारत का एक प्रमुख सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। अगर टाटा वेदांता अपने नए पार्टनर्स के साथ और दूसरी OSAT कंपनियां यहां बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करती हैं तो इसका असर बहुत व्यापक होगा। अनुमान है कि इससे न सिर्फ लाखों प्रत्यक्ष नौकरियां मतलब फैक्ट्रियों में, बल्कि उससे कहीं ज्यादा अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा हो सकते हैं, सप्लायर्स, लॉजिस्टिक्स, सेवाएं वगैरह। रोजगार का बड़ा असर होगा। बिल्कुल, पूरी की पूरी सप्लाई चेन, छोटे बड़े वेंडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, वो यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं और ये भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक्स आयात पर भारी निर्भरता है उसको कम करने में भी एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। ये तो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और क्या है? दूसरा सकारात्मक बिंदु है रिन्यूएबल ऊर्जा और तेजी से विकसित होता इंफ्रास्ट्रक्चर। टाटा पावर के बड़े सोलर फार्म्स जैसी पहल ये सुनिश्चित करती हैं कि उद्योगों को साफ और भरोसेमंद बिजली मिले, जो आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही सरकार जिस तेज़ी से यहाँ चौड़ी सड़कें बना रही है, एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी दे रही है और भविष्य में जो एयरपोर्ट प्रस्तावित है, ये जो बुनियादी सुविधाएं विकसित हो रही हैं, वो उद्योगों और रियल एस्टेट दोनों के लिए लंबी अवधि में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी औद्योगिक क्षेत्र की जान होता है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ही। और तीसरा, रियल एस्टेट के नज़रिए से देखें तो अगर ये योजनाएं सफल होती हैं, बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है और हज़ारों लाखों लोग यहाँ काम करने और रहने आते हैं, तो ज़मीन और प्रॉपर्टी की कीमतों में मध्यम से लंबी अवधि, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ये मांग और आपूर्ति का सीधा सरल अर्थशास्त्र है। सुनने में तो ये सब बहुत आकर्षक लगता है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक नया औद्योगिक सितारा उदय हो रहा है। लेकिन आपने कहा कि सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वो कौन से जोखिम या चेतावनियां हैं जिन पर स्रोतों में जोर दिया गया है? क्योंकि इतने बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स में, जैसा आपने कहा, सब कुछ हमेशा योजना के अनुसार तो नहीं चलता। बिल्कुल सही कहा आपने, और यहीं पर सावधानी बरतने की जरूरत है। स्रोत कुछ गंभीर जोखिमों और वास्तविक चेतावनियों का भी साफ तौर पर जिक्र करते हैं, जिन्हें किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। पहला है संयुक्त उद्यम JV में बदलाव और प्रोजेक्ट्स में देरी का जोखिम। हमने वेदांता फॉक्सकॉन का ताजा उदाहरण देखा ही। हाँ, वो तो है। ये दिखाता है कि बड़े प्रोजेक्ट्स की योजनाओं में ऐन मौके पर बदलाव आ सकते हैं, साझेदारियां टूट सकती हैं, प्रोजेक्ट पुनर्गठित हो सकते हैं या उनमें अप्रत्याशित देरी हो सकती है। कंपनी अपनी रणनीति बदल सकती हैं, वैश्विक आर्थिक या राजनीतिक हालात बदल सकते हैं, टेक्नोलॉजी बदल सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए कम समय में फटाफट मुनाफा कमाने की सोच रखने वाले जो सट्टेबाजी वाले निवेश होते हैं ना, ये मानकर कि कीमतें रातों रात आसमान छू लेंगी, वो बहुत ज्यादा जोखिम भरे साबित हो सकते हैं। मतलब स्पेकुलेशन से बचना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा बड़ा जोखिम है समय सीमा और कार्यान्वयन का जोखिम। इतने विशाल पैमाने के जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनकी समय सीमा अक्सर जो अनुमान लगाया जाता है उससे कहीं ज्यादा खिंच जाती है। स्रोत इशारा करते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में 2 से 5 साल या कभी-कभी उससे भी ज्यादा की देरी होना आम बात है। 2 से 5 साल की देरी। हाँ, देखिए, सरकार का इरादा मजबूत है, नीतियां भी सहायक हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जमीनी हकीकत पर इतने सारे विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय बिठाकर काम को तय समय पर पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में, पर्यावरण मंजूरियां मिलने में, फैक्ट्रियों के वास्तव में चालू होने में समय लगता है। इसलिए यहाँ निवेश करते समय एक लंबी अवधि का धैर्य रखना होगा। साथ ही अगर जरूरत पड़े तो निवेश से बाहर निकलने की योजना, मतलब एग्जिट प्लान, और पैसे की उपलब्धता यानी लिक्विडिटी, इसका ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण है। आप अपना पैसा लंबे समय के लिए फंसा नहीं सकते, खासकर अगर आपको बीच में जरूरत पड़ जाए। एग्जिट प्लान और लिक्विडिटी ये जरूरी पॉइंट है। और तीसरा और शायद सबसे अहम, बुनियादी ढांचे पर अत्यधिक निर्भरता,
धुलेरा की पूरी सफलता इस बात पर टिकी है कि क्या जो प्रस्तावित एयरपोर्ट है, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी है, 24/7 बिजली, पानी की सप्लाई है, वेस्ट मैनेजमेंट है, ये जैसी जरूरी सुविधाएं तय समय पर और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ, मतलब वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के साथ तैयार हो पाती हैं या नहीं। क्वालिटी भी उतनी ही जरूरी है। हाँ, अगर इनमें देरी होती है या इनकी गुणवत्ता उम्मीद के मुताबिक नहीं होती या ये भविष्य में बढ़ने वाली औद्योगिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती, तो पूरा औद्योगिक विकास का सपना धीमा पड़ सकता है। बड़ी वैश्विक कंपनियां तभी आएंगी और टिकेंगी जब उन्हें विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। ये सीधी सी बात है। ये वाकई सोचने वाली बातें हैं। तो इन तमाम संभावनाओं और जोखिमों को देखते हुए अगर कोई व्यक्ति धुलेरा में निवेश करने, खासकर जमीन या प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहा है, तो इन स्रोतों के विश्लेषण के आधार पर उनके लिए क्या मुख्य सलाह होगी? किन ठोस बातों का उन्हें खास ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर कुछ व्यवहारिक और महत्वपूर्ण बातें निकल कर आती हैं जो किसी भी संभावित निवेशक या खरीदार के लिए एक तरह से गाइड का काम कर सकती हैं। पहली बात, नजरिया लंबा रखें, 5-7 साल या ज्यादा। स्रोतों से ये बात बार बार उभरती है कि धुलेरा एक लॉन्ग टर्म गेम है, ये कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है। लॉन्ग टर्म। हाँ, अगर जमीन या प्रॉपर्टी सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं कि कुछ ही महीनों या साल 2 साल में बेचकर मोटा मुनाफा कमा लेंगे, जिसको स्पेक्युलेटिव फ्लिप कहते हैं, तो इसमें जोखिम बहुत ज्यादा है। यहाँ धैर्य रखना होगा। वास्तविक औद्योगिक विकास होने, लोगों के बसने और फिर प्रॉपर्टी की कीमतों में ठोस वृद्धि दिखने में कई साल लग सकते हैं। तो निवेश तभी करें जब आप कम से कम 5-7 साल या उससे ज्यादा रुकने को तैयार हों। ठीक है। दूसरी सलाह? दूसरी, डेवलपर की साख और प्रोजेक्ट की मंजूरियां जरूर जांचें। धुलेरा एक विशाल इलाका है और यहाँ बहुत सारे छोटे बड़े डेवलपर्स सक्रिय हो गए हैं। ये बेहद जरूरी है कि आप जिस भी डेवलपर से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसकी पृष्ठभूमि, उसका ट्रैक रिकॉर्ड, उसकी विश्वसनीयता, वित्तीय मजबूती, इन सब की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। सबसे महत्वपूर्ण, ये सुनिश्चित करें कि उस प्रोजेक्ट के पास सभी जरूरी सरकारी मंजूरियां यानी अप्रूवल्स हैं या नहीं, जैसे टाइटल क्लियर है, जोनिंग सही है वगैरह। यानी ड्यू डिलिजेंस बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जिन प्रोजेक्ट्स को सरकार का समर्थन हासिल है या जो किसी बड़े प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट ग्रुप, जैसे हमने महिंद्रा का नाम लिया, उनके साथ जुड़े हैं, उनमें तुलनात्मक रूप से जोखिम कम हो सकता है। धोखाबाजी से सावधान रहना बहुत जरूरी है। सही है। और लोकेशन? हाँ, तीसरी बात, लोकेशन। लोकेशन ये रियल एस्टेट का पुराना मंत्र है और धुलेरा में ये और भी ज्यादा मायने रखता है। जैसा मैंने कहा, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसलिए प्रॉपर्टी खरीदते समय उसकी सटीक लोकेशन पर खास ध्यान दें। क्या वो प्रस्तावित एयरपोर्ट के नजदीक है? क्या एक्सप्रेसवे तक उसकी पहुंच आसान है? बड़े इंडस्ट्रियल जोन से कितनी दूरी पर है? क्या आसपास स्कूल, अस्पताल, बाजार जैसी सामाजिक सुविधाएं विकसित होने की संभावना है? ये सारे फैक्टर्स भविष्य में उस प्रॉपर्टी की मांग और उसकी कीमत तय करने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। जो एक्टिविटी सेंटर्स हैं, उनके पास की लोकेशन में वैल्यू बढ़ने की संभावना हमेशा ज्यादा होती है। लोकेशन तो हमेशा ही किंग होती है रियल एस्टेट में। और चौथी और आखिरी सलाह है, विविधता रखें और निकलने की रणनीति तैयार रखें। ये एक सामान्य निवेश सलाह है, लेकिन धुलेरा जैसे प्रोजेक्ट के लिए खास तौर पर प्रासंगिक है। अपना सारा निवेश एक ही जगह, एक ही प्रोजेक्ट में झोंक देना समझदारी नहीं है। ये विविधता का सिद्धांत है। अगर आप रियल एस्टेट में निवेश कर रहे हैं, तो एक स्पष्ट होल्डिंग पीरियड तय करें, मतलब आप कितने समय तक निवेशित रहना चाहते हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर या अपना लक्ष्य पूरा होने पर निवेश से बाहर कैसे निकलेंगे, यानी एग्जिट प्लान, इसकी रणनीति भी पहले से सोचकर रखें। क्या उस समय बाजार में खरीदार होंगे? क्या प्रॉपर्टी आसानी से बिक पाएगी? मतलब लिक्विडिटी कैसी होगी? इन सवालों पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि बाजार हमेशा आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलता। बहुत जरूरी बात है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों के आईने में देखें तो धुलेरा का भविष्य काफी संभावनाओं से भरा नजर आता है। खासकर सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने की क्षमता, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस और टाटा जैसे बड़े औद्योगिक घरानों का भारी निवेश, ये सब मिलकर एक मजबूत तस्वीर पेश करते हैं। ये बड़े नाम एक तरह से इस प्रोजेक्ट में अपना विश्वास जता रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से संभावनाओं का कैनवास बहुत बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं।
लेकिन जैसा कि स्रोतों ने हमें बार बार याद दिलाया, ये राह सीधी नहीं है। कार्यान्वयन की चुनौतियां, यानी चीज़ों को ज़मीन पर उतारने की चुनौतियां, वो बहुत बड़ी हैं। बड़ी साझेदारियों यानी जेवीज में बदलाव का जोखिम हमेशा बना रहता है और समय सीमा अक्सर उम्मीद से कहीं ज़्यादा लंबी खिंच सकती है। ये एक मैराथन दौड़ है, 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। सही कहा। हाँ, इसलिए इसमें आगे बढ़ने के लिए जितनी जरूरत विजन और उत्साह की है, उतनी ही जरूरत धैर्य की, सावधानी की और जमीनी हकीकत पर पैनी नजर रखने की भी होगी। सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कागज पर बनी जो भव्य योजनाएं हैं वो कितनी कुशलता से जमीन पर उतारी जाती हैं। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में और उठता है, जिसका जिक्र शायद स्रोतों में सीधे तौर पर उतना नहीं है, लेकिन जो मेरे ख्याल से बेहद अहम है। वो ये कि कैसे इस तरह के विशाल औद्योगिक विकास को टिकाऊ शहरी जीवन और पर्यावरण के साथ संतुलित किया जाएगा। क्या हम एक ऐसा औद्योगिक पावर हाउस बना सकते हैं जो न सिर्फ आर्थिक रूप से सफल हो, बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी जिम्मेदार हो, और जहां लोग रहना पसंद करें? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और एक अवसर भी। शायद ये वो सवाल है जिस पर आने वाले समय में सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी।